A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Student, today we will going to discuss escape velocity and other topics. First of all, we talk about escape velocity, and according to the definition of escape velocity, the initial velocity which a projectile must have at the Earth's surface in order to get out of Earth's gravitational field is known as escape velocity. हमें पता है कि हम रोजमर्रा की ऑब्जर्वेशन में देखते हैं कि अगर हम कोई चीज ऊपर उछालें तो वो एक पर्टिकुलर हाइट तक जाती है, उसके बाद वापस नीचे आती है। अगर हम इनिशियली उनको ज़्यादा ज़ोर से फेंकें या ज़्यादा वेलोसिटी प्रोवाइड करें तो ज़्यादा ऊपर तक जाएगी और ज़्यादा टाइम में वापस नीचे आएगी। इसी तरह से अगर हम किसी भी वेलोसिटी को, किसी भी प्रोजेक्टाइल को इस तरह से थ्रो करें कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी हाई हो कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाए या वापस ज़मीन पे ना आए, तो इस तरह की इनिशियल वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी का नाम देते हैं। In order to derive the equation of escape velocity, we compare kinetic energy of projectile with absolute potential energy. अगर हमें ड्राइव करना है इक्वेशन को escape velocity की, तो हम कंपेयर करते हैं kinetic energy और potential energy या absolute potential energy को, और according to this we have half mv square is equals to gmem upon re square. V skip is equals to radical 2gme डिवाइड बाय आर ई इक्वेशन 1। यानी कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला था हाफ एम वी स्क्वायर, वो बराबर हो जाएगा जी एम ई एम ओवर आर ई स्क्वायर के, और वहाँ से अगर वी की वैल्यू निकालें तो ये एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू है जो कि 2gme ओवर आर ई के बराबर है, जैसे इक्वेशन 1 कह दिया गया है। एज जी एम ई एम ओवर आर ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी, क्योंकि आपके पास जी एम ई एम ओवर आर स्क्वायर ये बेसिकली ग्रेविटेशनल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसको मैं वेट के नाम से भी जाहिर कर सकता हूँ, और वेट आपके बराबर होता है एम जी के। मैं इसके बराबर करता हूँ जी एम ई इक्वल्स टू जी आर ई स्क्वायर। अब जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये एक m इस m से कैंसिल कर देगा, तो आपके पास वैल्यू बचेगी जी एम ई इक्वल्स टू जी आर ई स्क्वायर। इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में अगर पुट करूँ मैं जी एम ई की जगह, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी escape velocity equals to radical 2gre. By putting the values of g, m, e and re in equation 2 we get, अगर आप वैल्यूज पुट करते हैं इस फॉर्मूले में g की, स्मॉल g की, re की, ठीक है, और या आप इस फॉर्मूले में अगर वैल्यूज पुट करते हैं कैपिटल जी की, स्मॉल जी की और एम ई की, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास जो एस्केप वेलोसिटी है वो इसके बराबर आ जाएगी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक which we are going to discuss today is work energy theorem in resistive medium. Energy can be stored into one of the two basic type, kinetic energy and potential energy. हमें पता है कि एनर्जी की दो बेसिक टाइप्स हैं, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। वन फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर, एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। When a hammer is raised to a certain height h, it acquire a gravitational potential energy. जब किसी हैमर को, यहाँ पे आपके पास आगे डायग्राम भी दिखाई जाएगी, जब किसी हैमर को हम उठाते हैं और वापस को नीचे लाने की कोशिश करते हैं, तो नीचे लाने से पहले पहले जो इसके मैक्सिमम पॉइंट पे एनर्जी स्टोर होती है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैन बी यूज्ड टू ड्राइव नेल इनटू द वुड। अब ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, हम इसको यूज कर सकते हैं नेल यानी उस कील को उस वुड के अंदर लगाने के लिए, जो जिसके लिए हमने उस हथौड़े को अपने हाथ में उठाया है। If a hammer of weight W is released, it will fall under the force of gravity F and will do work on the nail by driving it into a wood block as shown in figure. यानी आपको इस फिगर में दिखाया जा रहा है कि आपके पास अगर देखें तो इस हैमर का, इसको उठाया गया, इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, और जब इसको नीचे यहाँ पर लाया गया तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई, और इस काइनेटिक एनर्जी से देन ये इस नेल को उस वुड के अंदर फिक्स करने के काम आई। Hence
वर्क डन इक्वल्स टू W इंटू एच। हमारे पास जो वर्क आता है, वर्क डन का फॉर्मूला बराबर है W मल्टीप्लाई बाय एच के। Under the action of gravitational force, a hammer loses its potential energy and acquiring kinetic energy while falling downward. हम कहते हैं कि आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अंदर रहते हुए ये हैमर अपनी पोटेंशियल एनर्जी को लॉस करता है और काइनेटिक एनर्जी को गेन करना शुरू करता है जब ये मैक्सिमम हाइट से डाउनवर्ड आ रहा होगा। Just before hitting the ground, the potential energy of the hammer is minimum and kinetic energy is maximum. Just before hitting the ground, या हम ये कह सकते हैं कि उस नेल से हिट होने से थोड़ा पहले ये हैमर की जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी होगी तकरीबन तमाम की तमाम काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो चुकी होगी। हम कहेंगे कि यहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है हैमर के अंदर और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। We will use the assumption that energy transformation is frictionless। हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो फ्रिक्शनलेस है। Thus we see that the potential energy lost by the body in falling from B to A is equal to the kinetic energy gained by it when it reach at A। हम इस पूरी ऑब्जर्वेशन से अंदाजा करते हैं कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लॉस हो रही है और काइनेटिक एनर्जी गेन कर रही है बॉडी फ्रॉम इट्स पाथ फ्रॉम बी टू ए, और ए पे पहुंचने से पहले पहले उसके अंदर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। This means potential energy of a body decrease when an equal increase in kinetic energy occur. In many situations, friction cannot be ignored। हमारे पास यहाँ पे चीज़ में पता चल रही है कि अगर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी किसी जगह पे लॉस हो रही है तो लाजमी बात है कि वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी वो बॉडी गेन कर रही होगी। अब यहाँ पर जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का इंटरचेंजेबल रिलेशन आप देख रहे हैं तो यहाँ पर जरूरी है कि हम यहाँ फ्रिक्शन को कंसीडर करें अगर वहाँ पर फ्रिक्शन मौजूद है। अगर फ्रिक्शन मौजूद नहीं है तो वो फ्रिक्शन लेस सरफेस हो जाएगी, लेकिन अगर फ्रिक्शन है तो यहाँ पर फ्रिक्शन को कंसीडर किया जाएगा। Now, because frictional forces reduce the mechanical energy but not to the total energy, they are called dissipative forces। क्योंकि फ्रिक्शन एनर्जी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को ज़ाया कर देती है, इस वजह से इसे हम डिसिपेटिव फोर्सेस का नाम देते हैं। बिकॉज ऑफ टू वर्क डन बाय द फ्रिक्शन द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज नेवर परफेक्ट। हम कह सकते हैं कि आपके पास जो आपके पास वर्क डन है वो आपके पास फ्रिक्शन के ऊपर भी किया जा रहा है, यानी कि हम जब उस बॉडी को नीचे लेके आ रहे हैं तो वो बॉडी दो तरह से वर्क कर रही है, एक तो डाउनवर्ड आ रही है, दूसरा अगेंस्ट द फ्रिक्शन मूव करके फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन कर रही है, जो कि जिसकी वजह से हमारे पास जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी वो इतना परफेक्ट नहीं हो पाता। फ्रिक्शन कॉजेज द लॉस ऑफ एनर्जी, क्योंकि हमें पता है फ्रिक्शन एनर्जी को लॉस करती है। A part of potential energy is used in work done against the friction Fh and remaining potential energy is converted into kinetic energy। यानी कि यहाँ पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो दो एनर्जीज में चेंज हो रही है, एक वो जो कि वर्क डन है अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स और दूसरा वो एनर्जी जो कि इसकी काइनेटिक एनर्जी है। इस इक्वेशन को यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, hence mgh यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू fh प्लस हाफ mv स्क्वायर, यानी कि आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है या लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी वो बराबर है गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, यानी आपके पास ये वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन प्लस हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी एंड mgh आपके पास लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। This is very important work energy equation, इसे हम work energy equation भी कहते हैं। Similarly, when the body moves up, then loss in kinetic energy at A equals to gain in potential energy at B plus work done against friction। अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो यही प्रोसेस होगा कि काइनेटिक एनर्जी एट ए जो है वो लॉस होना शुरू हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी गेन करना शुरू कर देगी बॉडी, और साथ साथ वर्क डन करेगी अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स अगर वहां पर फ्रिक्शन फोर्स मौजूद है।
This leads us to the law of conservation of energy in terms of kinetic and potential energy. इससे हमें law of conservation of energy पता चल जाता है kinetic और potential energy के लिहाज से. Thank you, student. If you have any problem regarding this lecture, you can ask me on my WhatsApp number and through Google Classroom. Thank you again.